तहरीम, आपका ये बिजनेस यहाँ नहीं चलेगा। कोई चुप कर जो, सर आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम सर जी, सही है। वालेकुम सर जी सर। ठीक ठाक। ये न्यूज़ में पश्तो में कोई बात की है मेरा ख्याल। हाँ, कुछ तो आती है आपको? ये चलो ठीक है, नहीं बोलना बताना चाहते आप तो खैर है। अच्छा तो करें स्टार्ट फिर, या भी है टाइम? यस सर। ओह सर, मुझे समझ नहीं आई थी आप कह रहे नहीं आती पश्तो। तो आपने तो ऐसे बोला जैसे मुझे लगा कि आप पश्तो में बोल रही हैं। हाँ, नहीं, वो नहीं बोल रही थी। अच्छा अच्छा। असल में हम पश्तो में कहते हैं ना, जब कि पूछना हो कि आप लोग कैसे हैं तो हम पूछते हैं कि संगे। तो मुझे जैसे ही कोई वॉइस सुनाई दी आपकी, तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद पश्तो आती होगी आपको। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल तकरीबन 30 पार्टिसिपेंट्स हैं। और कितने होते हैं? 38 तक आते हैं या इतने ही होते हैं? अच्छा जी, चलिए तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों ने पढ़ा था वो कहीं कि नहीं? जी सर, आपने डिफ्यूजन पोटेंशियल पढ़ाया था। सिंपल डिफ्यूजन, दो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने पढ़ी थी, और अल्टीमेटली हमने डिफाइन कर लिया था कि दोनों टाइप्स हैं डिफ्यूजन की। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक फॉर्म्स हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। करें फिर आगे चलें? सर आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ से वॉइस देख लेता हूँ। जी, अब सही है आवाज़? अब मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सर आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ओके, चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सर बहुत स्लो आ रही है आवाज। कोई
नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। अभी मैं वो कहते हैं ना फुल फॉर्म में नहीं आया, जब फॉर्म में आऊँगा तब फिर आवाज़ भी सही हो जाएगी। बहुत ठीक है? स्लो आ रही है। अच्छा जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म पढ़ेंगे दैट इज़ दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कल हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये डिफ़ाइन किया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जो कि डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होती है, जो हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें जब लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं जिन ट्रांसपोर्टर्स को यूज़ करके, तो उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटे अभी जिनको है प्रॉब्लम, आवाज़ जिनको नहीं आ रही तो बढ़ा देता हूँ। जी अब सही है आवाज़? अब थोड़ी बहुत बेहतर हुई है? जी अब सही हो गई है। चलें ठीक है। तो बेटे जिस तरह मैं कह रहा था, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इससे पहले जो हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं दैट वाज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने डिफाइन किया था कि वो ट्रांसपोर्ट होती है जो कि हाई कंसंट्रेशन, जिसमें चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। और जब इस तरह की ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होती। सो उस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। आज जो हमारा है लेक्चर दैट इज अबाउट दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके ऑपोजिट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऑपोजिट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। और चूंकि ये अपहिल ट्रांसपोर्ट है, ये अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सो इस वजह से यहाँ पे दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, these type of transporters normally utilizes the energy यूटिलाइजेशन जो है, इस तरह के ट्रांसपोर्टर नॉर्मली एनर्जी यूटिलाइज करते हैं बिकॉज इन्होंने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं और इसको एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल में जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्मली बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है सारे सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पंप होता है जो कि एनर्जी कॉन्स्टेंटली यूटिलाइज कर रहा होता है। और वो उस पंप का काम क्या होता है कि वो एक्टिवली सोडियम को सेल से बाहर लेके जाता है और पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आ रहा होता है। और आपको पता है कि नॉर्मली बाहर जो है सेल से बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो अगर सोडियम सेल से बाहर वो लेके जा रहा है तो दैट ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज वो अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है और पोटाशियम को वो सेल के अंदर लेके आ रहा होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये किस तरह से वर्क कर रहा है, एक्चुअली इसकी वर्किंग कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसको हम पहले डिस्कस करें यहाँ पे। तो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ और हम इस ट्रांसपोर्टर को ज़रा और इलाबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांसपोर्टर है नॉर्मली इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है कि इसके जो इनर साइड है इस पे नॉर्मली 3 रिसेप्टर साइट्स होते हैं, 3 रिसेप्टर साइट्स होते हैं इसके इनर साइड पे।
और इसके आउटर साइड पे 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। सो ये जो ट्रांसपोर्टर है, मैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, इसके इनर साइड पे अंडर नॉर्मल कंडीशन जब ये रेस्टिंग स्टेट में होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, इसके इनर साइड पे 3 जो है वो रिसेप्टर साइट्स होती हैं और आउटर साइड पे 4 रिसेप्टर साइट्स होती हैं, 2 रिसेप्टर साइट्स होती हैं, ठीक है। सो इनर साइड पे जो रिसेप्टर साइट्स हैं, these receptor sites are actually specialized for sodium। मैं रेड इंक जो है वो सोडियम के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। these receptor sites are actually specialized for the calcium while sorry sodium, while जो outer साइड पे 2 रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स हैं, ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट these are actually specialized for the binding of potassium। मैं येलो इंक से पोटेशियम को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो और along with these इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में देखें, मैंने आपको बताया कि इनर साइड पे 3 रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स हैं जो कि नॉर्मली सोडियम को बाइंड करते हैं, और आउटर साइड पे 2 रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स हैं जो कि पोटेशियम को बाइंड करते हैं। एंड along with this there is another पैकेट इज अनदर जो है एक साइट है, एक बाइंडिंग साइट है, और इस बाइंडिंग साइट के अंदर इस रिसेप्टर के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, और इस एंजाइम को मैं बेसिकली ग्रीन इंक से डिनोट कर रहा हूँ, और इस एंजाइम का नाम है बेसिकली हम इस एंजाइम को कहते होते हैं एटीपेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज नोन एज एटीपेज एंजाइम। सो ये हमारे पास इस चैनल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसमें आपके पास दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनर साइड पे 3 सोडियम बाइंडिंग डोमेन्स हैं, आउटर साइड पे 2 पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स हैं, और इनर साइड पे एक पैक पॉकेट है जो जिसके अंदर बेसिकली एटीपेज एंजाइम होता है, जिसकी एक्टिविटी होती है एटीपेज एंजाइम लाइक एक्टिविटी होती है, और इस एंजाइम की एक्टिविटी एटीपेज लाइक है। सो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी और फॉस्फेट में। सो दिस एटीपेज ये क्या कर रहा है, एटीपी की ब्रेक डाउन कर रहा है और इसको कन्वर्ट कर रहा होता है बेसिकली एडीपी और फॉस्फेट में। और जब एटीपी की ब्रेक डाउन होती है तो बेसिकली एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली यूटिलाइज्ड बाय दिस पंप, ठीक है। तो क्या होता है कि जब रिस्पेक्टिव आइंस अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, सोडियम इनर साइड पे तीनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, पोटेशियम बाहर बाहर दोनों साइडों पे दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। सो उस टाइम पे ये एटीपेज एंजाइम एटीपी की ब्रेक डाउन करवाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी की प्रोडक्शन के नतीजे में क्या होता है, उस एनर्जी को बेसिकली ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज करता है, और ये ट्रांसपोर्टर एक्चुअली फ्लिप करता है, ये फ्लिप करता है। तो उस फ्लिप करने की वजह से क्या होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी हमारे पास इस तरह से कि फिर जो तीनों सोडियम हैं वो सेल से बाहर चले जाएंगे, और जो पोटेशियम है वो बेसिकली सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो हम कह रहे हैं कि जो these are 3 सोडियम्स, मैं सोडियम्स को रेड के साथ मार्क कर रहा था, और ये जो है 2 पोटेशियम हैं, और वो पोटेशियम को मैं येलो के साथ मार्क कर रहा था। सो क्या हुआ, इस रिएक्शन के नतीजे में इसके नतीजे में क्या हुआ कि ये रिसेप्टर जो है इसने फ्लिप किया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि सेल के अंदर बेसिकली 2 पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर आए, 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आए, और सेल से बाहर क्या हुआ
कि 3 सोडियम आयंस जो हैं वो सेल से बाहर होंगे। ठीक है। सो अब आपको पता है कि इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल नॉर्मली सोडियम जो है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर लो होती है। सेल के अंदर सोडियम नॉर्मली उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, और सेल से बाहर सोडियम नॉर्मली उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। हाई सोडियम सेल के बाहर होता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम नॉर्मली सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, और डेफिनेटली सेल के बाहर जो है वो पोटाशियम लो कंसंट्रेशन में होता है। अब देखें जो मूवमेंट हो रही है उसको अगर आप नोट करें, उसको अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर मैं सोडियम की पहले बात करूं तो सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम सेल से के अंदर से सेल के बाहर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब जब कभी भी मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी, जब कभी भी मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी, सो उसको हम कहेंगे कि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, ये अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, अपहिल मूवमेंट हो रही है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और देखें ये जो मूवमेंट हो रही है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली उस एनर्जी को यूज कर रहा है जो एटीपी के ब्रेक डाउन से प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को डायरेक्टली ये ट्रांसपोर्टर यूटिलाइज कर रहा है। सो इस तरह का ट्रांसपोर्टर जो कि चीज़ों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाता हो और वो एनर्जी को भी डायरेक्ट यूटिलाइज कर रहा हो, so, इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम बेसिकली कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को कहते हैं जो कि बेसिकली अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और उसमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज, उसकी डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होती है, कि जो ट्रांसपोर्टर होता है वो उस एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहा होता है। ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली नोन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की जो यूटिलाइजेशन है वो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो एग्जांपल है उसको, वो हमारे पास उसकी सिंपल एग्जांपल ये हमारे पास आ गई, सोडियम पोटेशियम ATPase। दिस इज sodium potassium ATPase pump. This is actually an example of primary active transport. ठीक है। जी, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो, किसी बात की वो पूछना चाहते हैं सर सर ये सोडियम अंदर कम कैसे है? सोडियम तो अंदर 3 टाइम्स ज्यादा है, तो सोडियम अंदर ज्यादा होना चाहिए। नहीं, अंदर सोडियम 3 टाइम्स ज्यादा नहीं है। बेसिकली सोडियम तो सेल के अंदर कम होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है। हम जब फ्लूइड कंपार्टमेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसकी कंसंट्रेशन कोई 142 मिली इक्विवेलेंट होती है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 10 मिली इक्विवेलेंट होता है, तो वो कम होता है। लेकिन उसके बावजूद ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा होता है, अंदर से सोडियम को उठा के सेल के बाहर लेके जा रहा होता है। सो अपहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, लो कंसंट्रेशन से सोडियम को हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होता है। इस वजह से चूंकि ये अगेंस्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है, इस वजह से इसको हम कह रहे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और चूंकि ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली डायरेक्टली एटीपी को यूटिलाइज कर रहा है, इस वजह से इस टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। जी सर हमने पहले वाला ट्रांसपोर्ट कंसीडर करना है या नीचे वाला जो आपने ग्रीन बनाया है? नीचे बेसिकली वाले को देखेंगे ना? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली दी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहता हूँ दिस इज दी फर्स्ट फॉर्म, जब नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट के अंदर होगा। ठीक है। उसमें क्या होगा यस सर। कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी कि हमारे पास ट्रांसपोर्टर के इनर साइड पे 3 रिसेप्टर्स होंगे जो कि सोडियम को बाइंड करेंगे, और उसके आउटर साइड पे 2 रिसेप्टर्स होंगे जो कि पोटेशियम को बाइंड करेगा, और इसके इनर साइड पे एटीपेज एंजाइम का एक पॉकेट होगा। ठीक है।
जब यस ये रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ रिस्पेक्टिव आइंस बाइंड कर जाएंगे तो उस टाइम पे ये एंजाइम एक्टिवेट होगा और ये सेल के अंदर जो एटीपी है, जो कौन बना रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो एटीपी बना रहा है उस एटीपी को ये एटीपेज एंजाइम उस एटीपी की ब्रेक डाउन करता है और उसकी वजह से एडीपी और फॉस्फेट जो है वो बन जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। एंड दैट रिलीज एनर्जी एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय दिस ट्रांसपोर्टर। कब ये एनर्जी को यूटिलाइज करेगा? जब ये रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ ये रिस्पेक्टिव आइंस बाइंड कर जाएंगे, तब ये एनर्जी यूटिलाइजेशन होगी और ये जो ट्रांसपोर्टर है ये फ्लिप कर जाएगा कि अंदर की कॉन्फ़िगरेशन जो है, अंदर की चीजें बाहर चली जाएंगी, बाहर वाली चीजें सेल के अंदर आ जाएंगी। तो फिर जो नेक्स्ट फाइनल फॉर्म होगी उसकी आफ्टर एक्टिवेशन, आफ्टर द एटीपेज एक्टिविटी, वो फिर ये होगी, ये सेकंड फॉर्म है, जिसमें क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 पोटाशियम सेल के अंदर आए और 3 सोडियम सेल से बाहर चले गए। ठीक। तो इस पंप को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, जो कि एक्टिव पंप है और वो नॉर्मली जब काम करता है तो वो सेल के अंदर से 3 सोडियम सेल से बाहर लेके जाता है और 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर लेके आता है। ठीक है, ये एग्जांपल सर मैंने जी जी सर, मतलब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गई बाइंड होने के बाद। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो यहाँ स्टार्ट हुई है बाइंड होने के बाद ये जब एटीपी की ब्रेकडाउन हुई है तो ही ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुई है। उसकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से ये फ्लिपिंग शुरू हो गई थी। बट मैंने चूंकि यहाँ पे वो दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ किया कि सेकंड आफ्टर फ्लिपिंग की क्या शेप होगी। तो फ्लिपिंग के बाद 2 रिसेप्टर्स जो 2 पोटाशियम है वो अंदर वाली साइड पे आ जाएंगे और 3 सोडियम जो पहले अंदर थे वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जब ये अंदर आ जाएंगे तो फिर दोबारा वापस अपने शेप पे चला जाएगा। ठीक है। उसको और दोबारा ये इस फॉर्म पे आ जाएगा और सोडियम को बाइंड करेगा और उसको फिर बाहर लेके जाएगा, पोटेशियम को अंदर लेके आएगा। सो इस तरह की ट्रांसपोर्ट बेसिकली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम कहते होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे चूंकि एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रही है, बट इस टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी ये ट्रांसपोर्टर डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहा है। इस वजह से इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उससे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है? नहीं, एनर्जी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में जब वो आता है ये इस तरह होता है ना, एक गाड़ी मुसाफिरों को लेके चली गई, मुसाफिरों को उतार गई और वापस स्टैंड पे आ गई, सिंपल। ठीक है। सो रिकॉन्फ़िगरेशन, उसको वापस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे आने के लिए उसको एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है। रीफ्लिप कर जाता है, वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। ठीक है। चलें आगे, हम यहाँ तक क्लियर है? जी सर। चलिए सर। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़ी सी जो है एक दूसरे एग्जांपल को हम लेते हैं। इसी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एक दूसरे एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं ताकि हमें सिचुएशन एरियो जो है ज़रा और क्लियर हो जाए। मैंने उस कल के लेक्चर में शायद मैंने बताया था या फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है, जो कि मैंने गड़बड़ सा बनाया है, और इस ऑर्गेनेली का नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है और इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नॉर्मली कैल्शियम जो है वो स्टोर्ड रहता है। ठीक है। कैल्शियम नॉर्मली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर्ड रहता है। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली दी कैल्शियम स्टोरेज साइट ऑफ द सेल। ठीक है। अब क्या होता है, जब कभी भी आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के बेसिकली साइटोप्लाज्म में आता है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्म कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और उसकी वजह से फायदा क्या होता है कि जो मसल्स हैं, रिस्पेक्टिव मसल, स्केलेटल हो, स्मूथ हो या कार्डिक हो, उसमें जो है एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग होती है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है। सो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है कि वो मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कैल्शियम पे डिपेंडेंट है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम है
उस स्टोर्ड कैल्शियम के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो उस मसल को अब उसके बाद आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जब रिलैक्स करना हो तो डेफिनेटली हमें साइटोप्लाज्म से कैल्शियम को रिमूव कराना होगा, और वो साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम है उसको वापस लेके आना पड़ेगा हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेसिकली उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली आपके पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, और वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स नॉर्मली क्या करते होते हैं, वो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स बेसिकली इस कैल्शियम को सेल के अंदर लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम को सेल के अंदर लेके आते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं ये कैल्शियम को सेल के अंदर लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोरेज साइट है, उसके अंदर नॉर्मली भी कैल्शियम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द साइटोप्लाज्म। अब कैल्शियम जब सेल के अंदर लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली लो कंसंट्रेशन से कैल्शियम हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, और जब कैल्शियम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है तो ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है ये बेसिकली ये ट्रांसपोर्टर करवा रहा है, और इस ट्रांसपोर्टर के अंदर भी बेसिकली एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी होती है, इसके अंदर भी एटीपेज एंजाइम होता है। This transporter also contain the ATPase enzyme जो कि ATP की ब्रेक डाउन करता है, और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी उस एनर्जी को बेसिकली ये पंप यूटिलाइज करता है, और उसके थ्रू कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वापस आता है। सो इस पंप को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, इसको बेसिकली कह रहे हैं हम, इस पंप को हम कह रहे हैं कैल्शियम एटीपेज पंप, कैल्शियम एटीपेज पंप। और ये कैल्शियम एटीपेज पंप कहाँ पे है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दी मेम्ब्रेन ऑफ दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, सो दिस कैल्शियम एटीपेज पंप इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको हम कौन से टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, इसको भी हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, बिकॉज here also the energy is directly utilized by the transporter। ठीक है, क्योंकि this pump also contain the ATPase enzyme and it actually causes the breakdown of ATP into phosphate, ADP and phosphate. Energy is basically produced which is utilized by this transporter to transport calcium from the cytoplasm into the endoplasmic reticulum. So calcium ATPase pump, this is the second example of प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, सो हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की दो एग्जांपल डिस्कस कर ली, जिसमें हमने सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को डिस्कस किया और हमने कैल्शियम एटीपेज पंप को डिस्कस किया। यहाँ तक बेटे किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव करेगा जी, जब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम ज्यादा हो गया। बेसिकली मैंने आपको कहा है कि जब नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो उसके लिए कुछ कैल्शियम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करता है टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। ठीक है, थोड़ा कैल्शियम मूव करता है, सारा कैल्शियम नहीं मूव करता। ठीक है, सो यहाँ पे ओवरऑल अगर कंपैरेटिवली देखा भी जाए, जब कैल्शियम यहाँ से मूव भी कर जाए बाहर, उसके बावजूद भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है वो हाई कंसंट्रेशन में होता है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम। But that calcium, cytoplasmic calcium, is actually required at that time for muscle contraction। ठीक है, अब जब muscle contraction हो जाती है, then that calcium should go back to the endoplasmic reticulum। So that movement of calcium from the cytoplasm to endoplasmic reticulum is actually done by the calcium ATPase pump। ठीक है, so ये चूंकि अपहिल ट्रांसपोर्ट है तो इस वजह से इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी यूटिलाइजेशन हो रही है इस वजह से इसको हम प्राइमरी जी। यहाँ तक और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, क्लियर? तो इसका मतलब हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम समझ चुके हैं। जी जी अब्दुर्रहमान जी, अच्छा इसके बाद हम दूसरे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक्सक्यूज मी सर। जी जी महा।
सर मैंने ये पूछना था कि हमने कल पैसिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ी थी और आज हम एक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसके अंडर जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टिम्युलेट हो रहा है और जिसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टिम्युलेट हो रहा है, मतलब एट अ टाइम एक्टिव भी हो रहा है और एट अ टाइम पैसिव भी हो रहा है? अभी अभी हम ये महा, अगर थोड़ा सा मुझे आप 5 to 10 मिनट्स देंगे, ये अभी जो मैं अगले एग्जांपल डिस्कस करने लगा हूँ इसमें आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ जिसमें एक टाइम पे पैसिव भी हो रही है और एक्टिव भी हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, मैं जब भी आपको दोबारा ये दूसरा एग्जाम्पल बताने लगा हूँ, अभी जो मैं करने लगा हूँ उसमें आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली इस तरह के एग्जांपल्स हैं, बॉडी के अंदर ऐसे हो रहा होता है कि एक टाइम पे एक साइड पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है तो दूसरे साइड पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। इवन एक साइड पे ही एक्टिव और पैसिव दोनों हो रही होती है। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे, मैं आपको अगला एग्जांपल बताऊं तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है, माँ आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, ठीक है। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, चलें जी, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें कि ये हो रहा है हमारे साथ कि ये एक ट्रांसपोर्टर है और इस ट्रांसपोर्टर के साथ बेसिकली इसके दो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स हैं। यहाँ ये एक ट्रांसपोर्टर है जिसके दो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है और इंट्रासेलुलर साइड पे कोई डोमेन नहीं है। ठीक है, कोई रिसेप्टर बाइंडिंग साइट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर साइड पे कोई जो है वो रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट, इसके सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये जो एक रिसेप्टर है दिस इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड, इसको मैं रेड से डिनोट कर रहा हूँ, या चले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें पर्पल से डिनोट कर रहा हूँ। this receptor site is actually specialized, या this receptor is actually specialized to bind glucose। ठीक है जी, और ये जो दूसरा रिसेप्टर है this receptor is specialized to bind sodium। ठीक है जी, हमारे पास एक सिनेरियो था जिसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है जिसके बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे दो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स हैं और उन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स में क्या हो रहा है कि उसके एक डोमेन के साथ दैट इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज एंड द अदर बाइंडिंग साइड या द अदर डोमेन इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड टू बाइंड सोडियम विद इट। ठीक है, अब सोडियम जो यहाँ पे बाइंड करेगा और ग्लूकोज यहाँ पे बाइंड करेगा, तो इस चीज़ को मैं आपको इस पे आने से पहले, इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका जो है इंटेस्टाइन था और ये आपका जो है स्टमक है, सॉरी ये इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये आगे जनाब ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है लेकिन खैर है। ठीक है, तो ये इसोफेगस है, दिस इज योर स्टमक और ये इंटेस्टाइन है। लेट्स सपोज ऐसे करते हैं कि आपको जनाब बहुत ज़्यादा जो है आपने कोई कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक जो है वो कंज्यूम कर ली, फॉर एग्जांपल आपने कोक पी लिया। ठीक है, और कोक जब आप पियेंगे तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो आप यूटिलाइज कर रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब होगा क्या कि ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो बेसिकली, मैं इस ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए उस इंटेस्टाइनल सेल के अंदर जो ये ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर क्या करेगा कि उस ग्लूकोज को, वो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो यहाँ से आ रहा है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को एक्टिवली, ये उस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आ रहा होगा, उस ग्लूकोज को वो एक्टिवली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर रहा होगा और उसको सेल के अंदर लेके आ रहा होगा। ठीक है जी, अब चूंकि आपने जो ड्रिंक कंज्यूम किया है उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये क्या कर रहा है, ये सेल ये एक्टिवली ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आ रहा है, सो सेल के अंदर ओवरऑल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट सेल ये चाह रहा है कि जितना भी आप ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हैं
वो सारा का सारा ग्लूकोज जो है वो फिर भी सेल के अंदर आए, इवन के कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा भी हो, इवन देन सेल चाह रहा है कि सारा का सारा ग्लूकोज सेल के अंदर आए। तो देखें स्टार्ट में क्या है, इनसाइड कंसंट्रेशन कम थी, ग्लूकोज जो है वो आ रहा है सेल के अंदर, एक्टिवली जो है वो थ्रू पैसिव डिफ्यूजन जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि अगर दोनों साइड पे कंपेयर किया जाए तो फिर इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज्यादा हो रही है और आउटसाइड द सेल ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में सेल ये चाहता है, बॉडी ये चाह रही है कि सारा का सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो इंटेस्टाइन से। तो उस केस में अब जो ये जो ग्लूकोज जा रहा होगा सेल के अंदर, ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये ग्लूकोज बेसिकली लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ